हेलो बच्चों। तो आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स चैप्टर उठाया हूँ। ठीक है, रिडॉक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल इससे रिलेटेड चीज़ें पूछा जाता है। ये अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो किसी अदर चैप्टर में कॉम्बिनेशन करके आएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे और आपको जेई एडवांस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर आप नीट का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं या जेई मेंस में अच्छा करना चाहते हो या जेई एडवांस में अच्छा करना चाहते हो तो आपसे इस चैप्टर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग देना है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। इसको O.N से दिखाते हैं या इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। O.S से दिखा सकते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको समझना है, ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखो। देखो इसमें लिखा हुआ है रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट इज कंबाइंड विद अदर एटम। ठीक है, व्हेन इट इज कंबाइंड विद अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि जब एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो उसमें दो तरह का चार्ज डेवलप हो सकता है। ठीक है, एक को रियल बोल रहे हैं, रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। ये रियल और इमेजिनरी क्या है, जैसे अब रियल नंबर के बारे में जानते हो, पॉजिटिव वैल्यूज को रियल नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। तो वही प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग रियल और इमेजिनरी बोल रहे हैं। जैसे समझे ऐसे कि मान लो ए कोई एटम है और बी से कंबाइंड हो रहा है, तो इस ए और बी के बीच में इस तरह से बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी पे प्लस और किसी पे माइनस आएगा। तो जैसे मान लो कि इस पे +1 हो रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है। ये +1 और -1 कैसे आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि इस पे +1 है और इस पे -1 है, तो जितना जिस पे जो चार्ज आ रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ से सीधा लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैसे आता है इसके लिए हम लोग रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका रूल का। तो अगला हेडिंग देना है रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल देखेंगे। ठीक है, अब ये बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से जैसे दो तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक तो बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी निकाला जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो इसमें गलत होने का कहीं भी चांसेस नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना होगा। ठीक है,
कोई कंपाउंड अगर आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर जान रहे हो किसी कंपाउंड का तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, और उसी के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट आर टेकन 0। फ्री स्टेट में जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर होगा, ठीक है। फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आर टेकन 0, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। अब ये फ्री स्टेट का क्या मतलब होता है, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जैसे जो एलिमेंट के फॉर्म में एटम एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। जैसे सोडियम लिखते हैं तो Na है, पोटासियम K है, कैल्शियम Ca है, बेरियम लिखते हो Ba है, हाइड्रोजन H है, क्लोरीन Cl है। तो इस फॉर्म में अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एटम, मतलब ये किसी से कंबाइंड नहीं है, फ्री स्टेट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्री स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0, ठीक है। ये पहला रूल हुआ हमारा। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल में देखेंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and positive charge develop on less electronegative element। इसमें ये रूल कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट पे डेवलप होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट पे आएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। तो जैसे फिलहाल ऐसा समझो कि अगर मान लो कोई एटम ए है और ये बी से कंबाइंड हुआ है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसे मान लेते हैं कि हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर चार्ज प्लस होगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर चार्ज माइनस होगा। कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा ये हम लोग जस्ट आगे देखेंगे, लेकिन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर प्लस होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उस पर माइनस होगा, ठीक है। तो इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो। चलो, जैसे हमें पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें लेफ्ट से राइट और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तो इस कॉर्नर की अगर बात करें तो इस साइड में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट दिखेगा। हम लोग इनर्ट गैस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इनर्ट होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होती है। तो इधर आपको फ्लोरीन दिखेगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरीके से। और फ्लोरीन से जस्ट पहले क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन से पहले कार्बन होगा, और इधर आपका हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और कार्बन के नीचे सिलिकॉन होगा, ठीक है। अब जैसे इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन 3.0 और ऑक्सीजन आपका 3.5 और फ्लोरीन का आपका 4.0 होता है। क्लोरीन की बात करें तो इसका भी 3.0 होता है, ब्रोमीन 2.8 होता है और आयोडीन आपका 2.5 होता है, और इसका भी ऑलमोस्ट 2.5 ही होता है, इसका 2.1 और इसका आपका होता है 1.5,
8 हो जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो इसमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखो ये कार्बन है तो 2.5 है, नाइट्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4 हो गया। इसी तरह से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम लोग EN से दिखाएंगे, इसमें लिखेंगे tendency to attract of shared pair of electron, shared pair of electron। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होकर इस तरह से बॉन्ड बनाता है तो जिसका नेगेटिविटी ज्यादा होगा, जैसे ये बॉन्ड हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का शेयर्ड होगा इस पेयर में, इस बॉन्ड में, और एक आपका बी का होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन पे उसका पकड़ ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे लिखाया होगा कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, वो ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। चलो अब जैसे ए और बी में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है ये हमें पता नहीं है, तो मान लो कि इसमें ए का ज्यादा है बी का कम है, या बी का ज्यादा है ए का कम है, तो जिसका भी ज्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। चलो तो अब जैसे मान लें कि नॉन एलिमेंट ले लेते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये हमारा एलिमेंट पता है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है ये भी आपको लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, क्लोरीन का 3.0 होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी क्लोरीन के पास ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो एक भूख की तरह होती है। ठीक है, कि जैसे अगर इंसान को भूख लगता है तो उसे उसका अट्रैक्शन खाने के प्रति होता है। ठीक है, उसी तरह से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलो तो अब ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो इधर है ही, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अगर ब्रेक होता है तो H+ और Cl- के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन लेकर जाता है, तो यहाँ पे Cl पे माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन का उतना ही भूखा होगा। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। चलो अब हम लोग अगर रफली बात करें तो मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, तो मेटल और नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल और नॉन मेटल में नॉन मेटल का ज्यादा होता है। अगर इसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कंपेयर करते हो तो नॉन मेटल का ज्यादा होता है, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करते हो तो उस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। यानी कि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मेटल हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का नहीं होता है। अब इसका ऑर्डर तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन का होता है, फिर आपका नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग इक्वल होता है, इसके बाद आपका ब्रोमीन का आता है, फिर
कार्बन, सल्फर और आयोडीन, कार्बन, सल्फर और आयोडीन का इक्वल होता है। कार्बन लगभग में बराबर ही होता है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, और ये यहाँ नहीं आपका ऑर्गेनिक में भी हर जगह पे इसका, इनऑर्गेनिक में भी हर जगह इसका यूज आता रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये सेकेंड रूल हमारा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे इसमें थर्ड रूल का। तो थर्ड रूल क्या कहता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे लिख लेते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप वन कॉमा टू एंड 3 unit charge on bonded atom, देखो इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप 1, 2 एंड 3 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 चार्ज डेवलप करेगा, डबल रहेगा तो 2 चार्ज डेवलप करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 3 चार्ज डेवलप होगा। जैसे ऐसे समझो कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड ए और सी के बीच में बी ले लो, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंगल है तो 1 इस पे भी 1 इस पे भी होगा, यहाँ डबल है तो 2 इस पे और 2 इस पे भी होगा, और यहाँ ट्रिपल है तो 3 इस पे और 3 इस पे भी होगा। अब किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा ये दिखाना काम किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसलिए तो पहले सेकंड रूल में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाया। अब इसमें मान लो कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, बी से, या उल्टा ले लो, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और इस पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नॉन एलिमेंट आएंगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने पीछे बताया कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम नहीं होगा आप यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो एक लास्ट रूल 4 है इसका। 4 का फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप 2 unit charge on bonded atoms if donor atom is less electronegative. कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, कब करता है, जब डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। ठीक है, इसका एक सेकंड पॉइंट भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नो चार्ज डेवलप when donor atom is more electronegative. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा जब डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक लास्ट में नोट में पॉइंट लिख लेना है, नो चार्ज डेवलप when bonded
एटम्स आर सेम, अगर बॉन्डेड एटम सेम हो तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि Cl के बीच में बॉन्ड है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, मतलब दोनों पे चार्ज क्या होगा, जीरो। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो चाहे जितना भी बॉन्ड हो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। सेम एटम के बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन में पोलैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 रूल है जिसे आप याद रख के आप इसका सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बस इसके लिए है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो अब एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हुई है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है उसके बारे में समझ लो थोड़ा। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूँ HNO3, ठीक है, HNO3, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। HNO3 का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो एरो से बॉन्ड लिखा हुआ है ना, एरो से, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यही हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझो। जैसे मान लो, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसा, अभी इस तरह का बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन है नीचे में इस तरह से। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में समझो। देखो हर एटम चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट ही कंप्लीट होता है, तो इसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके ऑक्सीजन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया बॉन्ड बनाने में और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दिया, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन बचा है 4 का मतलब 2 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक लोन पेयर बोलते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को अगर देखें तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आप नहीं पता है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है तो ये ब्रेक होता है तो 2n5 में होता है, या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो 1s2 2s2 और 2p3 होगा, है ना। तो लास्ट ऑर्बिट इसका यही सेकंड सेल है और सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में इसके पास, जैसे S के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है और P के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ये P ऑर्बिटल में, P वाले में 3 ऑर्बिटल होता है, तो तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब तक सिंगली पूरा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं होता है तब तक हम लोग पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब चीज में पढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मेनली इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वांटम नंबर में। तो अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे फिलहाल समझो कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास होता है उतना ही बॉन्ड का वो फॉर्मेशन करता है इजीली। ठीक है, चलो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो 3 बॉन्ड ये बना सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर देकर बनाया बॉन्ड, एक इधर देकर बनाया और एक इधर देकर बनाया, तो 3 बॉन्ड इसका बन गया। तो 3 बॉन्ड बनने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रह गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहने का मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो अपना इलेक्ट्रॉन इसका 4 बचा हुआ है, ऐसे 2 लोन पेयर लिख सकते हो। अब ये ऑक्सीजन अभी कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2n 6 में ब्रेक होगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे बचा हुआ है। ठीक है, अब चलो, अब देखो क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। देखो 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। इस नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8 इसके पास भी हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखो तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन इसको हेल्प करता है, नाइट्रोजन इसको हेल्प करता है ताकि इसका भी ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। अब नाइट्रोजन हेल्प किस तरह से करेगा, ये अपना लोन पेयर को इसको डोनेट करता है, लोन पेयर को इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इस तरह से एरो से इस बॉन्ड को दिखाते हैं। अब ये एरो का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड से दिया गया है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कोवैलेंट हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में खासियत ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का होता है। समझ में आ रहा है, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट किया है इसको,
अब इसीलिए इसको एरो से दिखाते हैं। एरो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास से कहां जा रहा है। तो टेल है नाइट्रोजन के पास और हेड है आपका ऑक्सीजन के पास, यानी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और नाइट्रोजन का कुछ शर्त होता है, ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को हेल्प तभी करेगा जब ऑक्सीजन इससे जुड़ा रहेगा, है ना। जब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा तो इसका ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस लेगा इससे। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह का बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब नाइट्रोजन इसको हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन को फाइनली कोई लॉस नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तब भी इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किया है ताकि इसका भी ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्टेट को क्या कराया, कंप्लीट कराया, ठीक है। और ऐसा हेल्प हर कोई करना चाहता है जिससे उसका कुछ नुकसान ना हो लेकिन अगले को फायदा हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो बस वही चीजें यहाँ पे है कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को हेल्प किया ताकि इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह का भी दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर फिर से लिखते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही करना है आपको भी। तो देखो यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या पढ़े हो, ठीक है, सिंगल इस तरह का बॉन्ड होता है तो इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा होता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इस तरह का होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और हमने पढ़ाया है आपको कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो कितना यूनिट चार्ज डेवलप करेगा, लिखा है सिंगल है तो 1, डबल है तो 2 और ट्रिपल है तो 3, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे देखना है। तो सिंगल है, इस बॉन्ड को देख रहे हैं, इस बॉन्ड को, तो सिंगल है तो 1 इस पे भी 1 इस पे भी होगा। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का कंपेयर नॉन मेटल से कर रहा है तो उस केस में नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, इसके अलावा ही मतलब इसके बाद सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, क्लोरीन आता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस होगा और इसका कम है तो इस पे प्लस होगा। इस बॉन्ड का काम हो गया। अब दूसरे बॉन्ड पे चलो। तो इस वाले बॉन्ड को देखें तो ये बॉन्ड भी हमारा कैसा है ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ भी 1 चार्ज डेवलप होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब किस पे प्लस और किस पे माइनस, तो अब कंपेयर किसके किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4 और नाइट्रोजन का होता है 3, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो इस पे माइनस और इस पे क्या होगा, प्लस। इस वाले बॉन्ड का भी काम हो गया। अब ये डबल बॉन्ड को देखो, तो इस वाले डबल बॉन्ड को देखें तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 और नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, +2। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड है तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। तो 2 इस पे भी 2 इस पे भी, इस पे माइनस इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे प्लस इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रूल देखो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि ये 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा कब, जब डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जब डोनर जो दे रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और देने वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। बस इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या कर लाएगा, डोनर। अब डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है, तो नाइट्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो 2 यूनिट चार्ज इस पे और 2 यूनिट चार्ज इस पे भी डेवलप होगा। इस पे माइनस और इस पे प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस चार्ज होगा। क्या क्लियर है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन पे जितना भी प्लस माइनस चार्ज आया है सभी को ऐड करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 4 और +1 यानी कितना हो जाएगा, +5। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम लोग लिखेंगे क्या, +5। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो यहाँ देखो कितना है, -2, यहाँ भी कितना है, -2 और इस वाले पे भी कितना है, -2। तो ऐसा नहीं है कि -2 ऐड कर दो -6 बताओ, ठीक है, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सेम ही एटम एक ही एटम पे मतलब एक ही तरह का चार्ज
एटम पे है तो एक ही चार्ज को लिखेंगे। सेम एटम पे सेम चार्ज अगर है सभी जगह पे तो एक ही एटम का चार्ज लिखना है, यानी कि सिर्फ -2 लिखना है। अगर आपने -6 लिखा होता है यहाँ पे, मतलब आप एक एटम का नहीं बता रहे हो, आप 3 एटम का बता रहे हो, ठीक है। और हमें ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम का दिखाना होता है, यानी कि एक एटम पे जितना प्लस माइनस है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग एटम पे वाले चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का अगर पूछा जाता +1 हो जाता, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखो, चलो अब एक और देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपके पास H2SO4 है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके की। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, ऐसा। अब यहाँ देखो ये कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा +1, इस पे -1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस इस पे प्लस। अब इसमें ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे माइनस होगा इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे प्लस होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये ऑक्सीजन सल्फर में देखना है, तो ऑक्सीजन सल्फर में डबल बॉन्ड है तो इस पे -2 और इस पे +2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 और इससे +2, इस डबल बॉन्ड से। ऊपर वाले डबल बॉन्ड से ऊपर नीचे चार्ज डेवलप हो गया, नीचे वाले डबल बॉन्ड से ऊपर और नीचे चार्ज डेवलप हो गया। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे माइनस और जिसका कम उस पे प्लस। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 इस पे और 1 इस पे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस और इसका कम तो प्लस। अब ये वाला बॉन्ड रह गया तो इस पे -1 और इस पे क्या +1, ठीक है। इस तरीके से चार्ज हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा, तो सभी चार्ज को ऐड कर दो। एक ही एटम है और उसी पे चार्ज है, अलग अलग साइड से आया हुआ है तो सभी के ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पूछा जाए -2। हाँ, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीजन ऐसा होता है जिसपे -1 आ रहा है और किसी ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है तो उस केस में -1, -2 दोनों दिखाते हैं। लेकिन अगर सेमी चार्ज है तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक का ही लिख दे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और वो स्ट्रक्चर आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। चलो तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं H2SO5 का। इसे हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, बहुत तो बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, इससे कई बार क्वेश्चन आए, ठीक है। चलो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसमें निकालना है इसका। अगला हम लोग बात करेंगे, पहला हमारा ये कैरोज एसिड और दूसरा हम लोग लेते हैं मार्शल एसिड H2SO8, ठीक है। इसका निकालेंगे तो HOS डबल ऑक्सीजन यहाँ बीच में होगा और इससे जुड़ा रहेगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा, ठीक है। इसमें निकालना है और ये हमारा इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, ठीक है। इसी को पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसको हम लोग पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कैरोज एसिड, कैरोज तो हो गया ना। एक हमारा CrO5 आता है जिसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये भी कई बार आ चुका है, मतलब जो भी कंपाउंड है यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको निकालना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर से कहीं गलत नहीं होगी। यही सब कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूलास निकालेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालते हैं तो। और मैं ये भी बताऊंगा कि उसका जो भी गलत आ रहा है उसको सही कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो इसका अगला लेक्चर जो इसका लेकर आऊंगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से आप सारे वीडियो को एक एक करके आप देखते जाओ, ठीक है। और अच्छे से देखना है, समझना है, नोट करना है, तभी आप सीख पाओगे।
चलो एक और स्ट्रक्चर इसमें लिख दे रहा हूँ, इसका भी निकालना है। और अगले क्लास में भी हम लोग कई सारे स्ट्रक्चर और देखेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है फॉर्मूला, और ये जेई में आ चुका है कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका निकालना है। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।